आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश हेल्थ और हम। रमज़ान आपके सबको मुबारकबाद। और रमज़ान है तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, मुनसिफ टीवी इस बारे में सोच रहा था। और मुनसिफ टीवी ने इसी ख़ास प्रोग्राम को जो हेल्थ और हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, उसको ख़ास रमज़ान के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि रमज़ान की जिस तरह से हमारा डाइट होती है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। हमारे खाने का, हमारे उठने का और हमारे सोने का, हर चीज़ का टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रमज़ान में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन रमज़ान है तो रमज़ान के हिसाब से हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इस सेहत का ख्याल कैसे रखा जाएगा, सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमें डाइट लेनी पड़ेगी, इस सारी चीज़ों के लिए मुनसिफ टीवी आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया है। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट मोनी सनवर, मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे आज गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं उनसे इस सवाल ले सकूं कि आप जो नॉर्मल हमारा व्यूअर है, जो हमारे दर्शक हैं, वो समझ सकें कि रमज़ान में कैसे हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है और सारे रोज़ों का भी एहतमाम करते हुए इन सारी चीज़ों को करना है। तो इसके लिए सैयदा शाइमा रुशान हमारे साथ हैं, आपका इस्तकबाल है। और सैयदा उमैमा रुमान हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही जो डॉक्टर और डाइटिशियंस हमारे साथ हैं उनसे मैं बारी बारी सवाल ले सकूं और आपके जितने सवाल, जो हमारे व्यूवर्स के सवाल हमें मिले हैं, मैं उन पर जो है रोशनी डाल सकूं। तो सबसे पहला सैयदा शाइमा रुशान, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पानी पीने का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अक्सर अमूमन हम लोग दिन में 4 से 5 लीटर, कुछ लोग 8 लीटर तक पानी पी लेते हैं। लेकिन जब हम रमज़ान के बारे में बात करते हैं तो एक लगभग 13 घंटे का एक फास्ट रहता है, सब लोगों को रोज़ा रखना होता है। उस रोज़े के दौरान पानी नहीं पी पाते। किस तरह से अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाया जाए, किस तरह से अपने आप को जो है तरोताज़ा रखा जाए, इस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हम एक मुबारक महीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड पीस। तो रमज़ान में हमारी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के साथ आज हम ये फोकस करेंगे कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और जो अच्छा हेल्थ हम मेंटेन कर सकते हैं। तो रमज़ान में पानी की कमी बहुत हो जाती है, मतलब आप हाइड्रेटेड नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि रोज़े की हालत में आप पानी नहीं पी सकते बिल्कुल भी। एंड मैं एज अ वेलिज़ा वेलनेस की डाइटिशियन आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सहर और इफ़्तार में इसका पानी का ज़्यादा ख्याल रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर आप पी लेंगे, सहर में ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आप पानी से ही एकदम मतलब आपका पेट भर जाएगा, आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप फाइब्रस फ्रूट्स कंज्यूम करिए जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन है या ग्रेप्स में भी है या और ऑरेंजेस है। इन सब फ्रूट्स में पानी और फाइबर ज़्यादा होता है। आप ये फाइब्रस फ्रूट्स अगर लेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और जल्दी आपको प्यास नहीं लगेगी। और यही चीज़ आपको इफ़्तार में भी फॉलो करनी है कि इफ़्तार में भी आप ध्यान रखें कि एकदम से आप ज़्यादा खाने पे ही फोकस ना करें, बल्कि आप हाइड्रेशन पर भी फोकस करें। और इफ़्तारी के बाद से सहर तक भी आप ये अपना पानी का लेवल मेंटेन करते हुए चले, टाइम टू टाइम पानी कंज्यूम करते रहे, ताकि आप डिहाइड्रेटेड फील ना करें। डिहाइड्रेट होने के वजह से ही आप ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं और आगे के रोज़े रहने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से मेंटेन करते हुए इफ़्तार और सहर में आप पानी के लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। फ्रूट्स के ज़रिए भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इस चीज़ पर और ज़्यादा जानकारी या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कॉल करिए हमारे वेलिज़ा वेलनेस के नंबर्स पर 9494378609 पर। हमारे डॉक्टर्स, डाइटिशियन आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हम बात करते हैं अक्सर, जैसे आपने बताया कि सहरी के वक्त जो है वो फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जैसे ही इफ्तार होता है तो बहुत सारे लोग सिर्फ ज़्यादातर पानी पे फोकस करते हैं और वो एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं। ये कितना सही है? क्या ठंडा पानी पीना से एक वक्त के लिए शायद प्यास तो बुझ जाती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता होगा? क्या वाकई थोड़ा सा इससे बचना चाहिए हम लोगों को? जी बेशक। आप रोज़ा है पूरे दिन का एंड आप एकदम से वो सबको अर्ज होती कि वी गॉट टू ड्रिंक दिस वाटर, के मतलब ठंडा पानी कंज्यूम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी भी क्रेव करती है कुछ ठंडी चीज़ के लिए। एंड
ये प्यास बहुत ज़्यादा लगती है कि आप 16 आवर्स 13 आवर्स 14 आवर्स आप रोज़ा है, तो डेफ़िनेटली आप चाहेंगे कि आप ठंडा पानी कंज्यूम करें या एकदम से ठंडा जूस कंज्यूम करें, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। एकदम से फास्ट होने के बाद यानी नहार पेट आप ठंडा पानी लेंगे तो ये आपके ब्रेन तक जाएगा एंड आपको सर में दर्द ज़्यादा हो सकता है। ये आपके पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा, लाइक एकदम से आपके पूरे ऑर्गन्स में ठंडा पानी का फ़्लो बढ़ जाएगा, तो ये आपके सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब करेगा, आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, आपका नर्वस फंक्शन को, नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा एंड आप एकदम से फिर फुल फील करेंगे सिर्फ पानी पी के, ठंडा पानी पी के। देन आप आपके सारे जो न्यूट्रिशियस फूड्स है वो भी नहीं खा पाएंगे, ना ज़्यादा खाना खा पाएंगे, ना सही न्यूट्रिशन पे आप फोकस कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि डेफ़िनेटली आप अपना रोज़ा खजूर से खोलें एंड कुछ चीज़ें खाएं, फ्रूट्स ही कंज्यूम करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक या जूस भी कंज्यूम करना सही नहीं है, क्योंकि जूस में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं एंड एक फ्रूट अगर आप खाएंगे तो वो एज अ वन फ्रूट ही आप कंज्यूम करेंगे। यहाँ जूस में बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, शुगर्स होंगे एंड उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, तो बेस्ट है कि आप ठंडा पानी और जूस अवॉइड करके फ्रूट्स खाइए, जैसे कि वाटरमेलन भी आप खा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भी होता है और वो स्वीट भी रहता है। ये आपकी स्वीट क्रेविंग को भी कम कर देता और पानी की जो अर्ज है आपको कि ठंडा पानी होना, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल में ला लेता, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सैयदा उमैमा रुमान भी हमारे साथ हैं, आपसे भी एक सवाल ले लेता हूँ। हम अक्सर देखते हैं उमैमा कि ज़्यादातर लोग जैसे ही रोज़ा खोलते हैं तो उनका मन होता है कि या तो उनको पानी पिला दिया जाए या फिर जो तली हुई और भुनी हुई चीज़ें जो हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब आजकल ऐसा चल रहा है कि मार्केट में भी नई नई चीज़ें आती क्योंकि रमज़ान आ रहा है, जो आम दिनों में नहीं मिलता। पकोड़े या समोसे ये सब मार्केट में आजकल ज़्यादा चलता है क्योंकि रमज़ान में हम जैसे लोग खरीदते भी हैं और क्रेव भी करते हैं, और रमज़ान ऐसा सोच लेते कि रमज़ान खाने के लिए है, तो जितना आम दिनों में नहीं खाते हम लोग रमज़ान में उससे कहीं ज़्यादा खा बैठते। इसलिए हमें क्या होता है, हमारी फ़िज़िकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिस्ट्रक्टिव सिस्टम में चल जाती है हमारी बॉडी। तो ये हमें सबसे पहले ये समझना है कि रमज़ान एक बेहतरीन ब्लेस मंथ है, तो हमें उसी तरीके से इसे लेके चलना है, एक ब्लेसिंग जैसा यूज़ करना है, ना बल्कि सिर्फ खाने पे तवज्जो दे के हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना है। हमें ये महीने में हमारे सोल से कनेक्ट करना है और साथ ही साथ अपने फ़िज़िकल हेल्थ को भी मेंटेन करते हुए चलना है हमें। अब जैसे कि आप बोल रहे थे पकोड़े, ये सब तलन की चीज़ें, वो सब हमारी बॉडी में एक्सेसिव होने की वजह से हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता, कहीं ज़्यादा मोटापा गेन करने लगता। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, अपने मील्स को बैलेंस करें। अब किस तरीके से बैलेंस करें, उनमें हर एक न्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड फाइबर्स। कार्ब्स में क्या क्या आ जाता अपना, रोटी, चावल, दाल। और प्रोटीन में ये आ जाता कि हमारे वॉरियर्स बोलते हैं उसे, जो हमारे बॉडी को वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करता। और उसमें ये आता कि दाल आ जाता। अगर आप नॉनवेज प्रेफर कर रहे तो चिकन, मटन और राजमा, छोले, चावल ऐसा आ जाता। फिर बाद में फ़ैट, लोग ये समझते कि फ़ैट की वजह से हमारी बॉडी फ़ैट गेन करती, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ैट में भी बैड फैट रहता और एसेंशियल फ़ैट रहता, जो हमारी ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता। तो फैट्स, एसेंशियल फैट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, तो फैट्स भी इंक्लूडेड रहना ज़रूरी है हमारी बॉडी में। एंड विटामिन, मिनरल्स तो ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन सब का मिक्सचर रहना चाहिए हमारी एक डाइट में, हमारे एक मील में, ना बल्कि ऑयली थिंग्स, ये वो पकोड़े वकोड़े आप ले सकते हैं। आई नो कि हम ह्यूमन हैं, क्रेविंग्स होते हैं, तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ ऑयली फूड्स ना रहे आपके इफ्तार में या सहरी में भी लोग प्रेफर करते हैं खाना जो इफ्तारी में बच जाता। तो आप ऐसा ना करें, देखिए कि आप लीजिए एक इफ्तार पे एक ही वैरायटी रखिए और सामने बस एक ही रखिए, तो आप ज़्यादा कुछ जा भी नहीं सकते वैराइटीज़ पे। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक ही आइटम रखिए इफ्तार पे। समोसे रखना चाहे तो समोसे रखिए या मिर्चियाँ रखिए।
जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो गैप दे के खाते हैं, कुछ लोग बस सोचते हैं कि बस अभी पेट भर के आराम से खा लें और फिर अपना थोड़ी देर आराम कर लें, फिर शायद नमाज़ें वगैरह के लिए वो तरावी वगैरह और सारी चीज़ें का एहतमाम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जो हमारा क्योंकि हम लगभग 13-14 घंटे लगातार भूखे रहते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी जो है वो काम भी कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी हमारी लॉस हो रही होती है और थकावट भी हम लोगों को हो जाती है। बहुत सारे लोग उसी वक्त खाना खा लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्या हम अपनी डाइट को, जो इफ़्तार है, उसको 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शायद 6:30-7 बजे के करीब ये मगरिब का वक्त हो जाता है, हमारा इफ़्तार हो जाता है। इफ़्तार के बाद में कुछ लोग बहुत देर के बाद खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग शुरुआत में ही खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों को वो डाइट को अपने बांट के अलग अलग करना चाहिए या एक ही बारी में ज़्यादा खाना सही रहेगा? जी, ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि लोग एकदम से भी खाना प्रेफ़र करते हैं और समय समय पे खाना प्रेफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सहरी में। सहरी से हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट करता है और हमें रोज़ा तमाम हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता। तो इससे हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती कि इफ़्तार आते ही, इफ़्तार का वक्त होते ही हम सीधा झपट पड़ते हैं खाने पे। तो कार्ब्स लिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए आपकी डाइट में, आपके सहरी में, जो आपको स्लोली डाइजेस्ट होते रहता और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते रहता। तो अब इफ़्तार में जब हम आते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप खजूर से अपना इफ़्तार खोलें, फिर बाद में 1 गिलास पानी भी ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी हीट में रहती। ठंडा पानी पीते कि वो हमारी बॉडी को अनबैलेंस कर देता, सर दर्द हो जाता हमारा। तो ठंडा पानी ना पिए, आप ये पी सकते कि चिया वाटर पी सकते नॉर्मल टेम्परेचर में। फिर बाद में आप फ्रूट्स खा लें, या फिर कोई भी ऐसा दाल, चना दाल खा सकते हैं आप। ऐसा कम क्वांटिटी में खाइए इफ्तारी, फिर बाद में आप नमाज़ के लिए चल जाइए, फिर बाद में आइए और अपना डिनर करिए। यह है बेहतरीन तरीका, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट रहती कि 3-4 मील्स एक डे कंज्यूम करने के लिए। तो बेटर प्रैक्टिस ये रहती कि हम अपने फूड को डिवाइड कर लें, सहरी, इफ्तारी एंड डिनर। इफ्तारी से सहर तक हमें पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है, क्योंकि हम 14 to 15 आवर्स रोज़ा रहता है। तो वाटर कंटेंट भी हमें मैच करना है। तो इफ्तारी से सहरी तक आप वाटर सिप करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपका रोज़ा बहुत आसानी से गुजर जाएगा। शाइमा, सवाल आपसे है कि अगर हम देखते हैं अक्सर कि आजकल, पहले तो क्या होता था कि बहुत सारे लोग पहले उठ जाते थे, खाना बनाते थे और घरों में एक महफिल सी सजती थी सहरी के वक्त भी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड, इन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है बनिस्बत उनके कि वाकई जो रोटी, चावल और इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाए या अच्छी चीज़ों पे फोकस किया जाए। अब जो है इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाने लगा है। तो क्या ये, जैसे सहरी का वक्त होता है, अक्सर हम लोग लगभग उसके बाद भी 3-4 घंटे तक हम रात के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। सहरी में जब हम खाते हैं तो इस तरह से पेट को वो मिलता है। हालांकि पेट को शायद परेशानी ही होती होगी, लेकिन कितना नुकसानदेह है फास्ट फूड खाना या जंक फूड खाना सहरी के वक्त? जी बेशक, आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जंक फूड ले ले, या तो एकदम इतनी वैरायटी क्यों रखना है, चले बिरयानी खा लेते हैं, विच इज़ जिसमें सिर्फ राइस होगा, ऑयल होगा और आपका मीट होगा, विच इज़ नॉट गुड। और जंक भी, कुछ भी नूडल्स भी खाएंगे तो भी चल जाएगा रोज़ा, ऐसे सोचते हैं। बट आप, जैसा कि डाइटिशियन उमैमा ने बताया कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, आपके प्रोटीन्स लेना है, फाइबर्स, वाइटामिन्स, बहुत मिनरल्स, सब कुछ लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी सहरी रखिए। अगर आप जंक फूड एकदम से कंज्यूम करेंगे, एंड रोज़ा रखने के लिए आप सहरी में, सहरी का टाइम है सुबह के 4 बजे हम उठ के ये कुछ खाते हैं, वो टाइम पे अक्सर कोई नहीं खाता, वो खाने का टाइम नहीं, सही नहीं है। मतलब अब सहरी है, हम 4 बजे उठते हैं, मॉर्निंग में कुछ कंज्यूम करते हैं, तो हाँ, हम ये फोकस करेंगे कि हम कुछ हेल्दी कंज्यूम करें। अगर जंक खाएंगे तो आपको हैवीनेस होगी, एक आप अनईजी फील करेंगे, रोज़ा तमाम आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको ब्लोटिंग जैसी परेशानी या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे स्लो हो जाएगा कि आप एकदम से ऑयली या जंक फूड खा रहे हैं। एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत से शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी में, एंड ब्रेन फंक्शन भी सही से नहीं होता है, क्योंकि आप हैवी फील करते
तो आपका मूड भी सही नहीं रहता, आपका ब्रेन फंक्शन स्लो डाउन हो जाता, क्योंकि हैवी या फैटी चीज़ें खाने से ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर होता। तो इस टाइम पे सुबह के वक्त अगर आप ऐसे हैवी चीज़ें खाएंगे तो आपका मूड सही नहीं रहेगा, और दिन के जो आप सारे काम हैं आपके, या आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है दिन के, आपके जो भी काम हैं वो भी आपके काम ख़राब हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड्स लें, अच्छा पानी पिए, और ये ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और मूड ख़राब होने के ऐसे सब चीज़ों को अवॉइड करें। क्या 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 ऐड कर सकते हैं अपनी सहरी में जो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद रहे? जैसे ये जो आपने मुद्दा उठाया, मैं वाकई इस पर सवाल करने वाला था, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों को आप दोनों ने उस चीज़ का जिक्र किया था कि हम लोगों को एकदम इफ्तार में जो है हम ठंडा पानी पी लेंगे और बाद में सर दर्द की परेशानी आती है। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि होती है। आपने जिक्र किया कि ऐसा मन होता है जैसे वोमिटिंग होने वाली हो, क्योंकि हम वो सुबह में उस तरह का खाना खा लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए पूरे दिन भर हमें परेशानी देता है। किस तरह का खाना खाएं, हम क्या ऐड करें, क्या फ्रूट्स उसमें ऐड करें, अगर खाने में ऐड करें तो क्या वो खाने होने चाहिए? जी, मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ पूरे कार्बोहाइड्रेट, सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपको लेना है। आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आप आपका राइस ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, और वीट आपको सिर्फ वीट नहीं लेना है, क्योंकि वीट में ग्लूटेन होता है जो आपको फैट कंटेंट बढ़ा सकता है। आप आपके मिलेट्स कंज्यूम करिए, उसमें मिक्स करके आप वीट में, आपके गेहूं में रागी, जवार या बाजरा कुछ भी मिक्स करके आप लेंगे तो वो आपके लिए बहुत न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल होगा। एंड कई लोगों को मिलेट्स पसंद भी आते हैं, बनते भी हैं, एंड न्यूट्रिशन लेवल उनका बढ़ जाएगा। तो आप ये सब ले लीजिए, और राइस ले सकते हैं, वीट जो मैंने बताया उस तरीके से कंज्यूम करिए। देन आप प्रोटीन्स में आपके सारे दाल्स ले सकते हैं, बट क्वांटिटीज़ आप हर चीज़ की लिमिटेड रखिए, और हर चीज़ रखिए। दाल्स ले सकते हैं आप अपने चना दाल, या फिर आपकी तुर दाल या खट्टी दाल, या जो भी है, या कोई टमाटे की चटनी, ऐसा कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में आप ये भी रखिए कि एक वेजिटेबल भी आपके टेबल पे होना चाहिए, या तो लेडीज़ फिंगर है, या ब्रिंजॉल है, या लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऐसे सब सारा कुछ आपको इंक्लूड करना है। एंड फाइबर में देखिए, आप एक फ्रूट भी ज़रूर कंज्यूम करें, और मिनरल्स और विटामिन्स भी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ज़रूर मिल जाएंगे। एंड अब सवाल आता है कि फ़ैट्स हमें नहीं लेना चाहिए, बट ये गलत है कि फ़ैट्स आपको फैटी करता है। एसेंशियल फ़ैट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। आप सहर में फ़िश भी कंज्यूम कर सकते हैं, बस आपको इतना ख्याल रखना है कि क्वांटिटीज़ हम ज़्यादा नहीं ले रहे, और वैरायटी सब ले रहे हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स में फ़िश, मीट, एग्स भी बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए, प्रोटीन के लिए। एंड आपके विटामिन्स आप ले रहे हैं, और सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। और वाटर भी, पानी, और ऐसा देखना है कि आप पानी भी क्वांटिटी फुल कंटेंट ले रहे हैं। वाटर कंटेंट भी आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उमैमा, डॉक्टर उमैमा, मैं आपसे सवाल लूँगा कि अक्सर हम क्या देखते हैं कि एक लोगों के जहन में गलतफहमियाँ रहती हैं कि अक्सर जो ख़वातीन बहनें और जो हमारे घर में लेडीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं कहती हैं कि नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जो है ये रोज़ा मत रखिए, या इन सारी चीज़ों से बचिए। क्या वाकई प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा रखने से कुछ नुकसान होता है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ट्राइमेस्टर्स, क्योंकि 3 ट्राइमेस्टर्स रहते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने वुमेंस को ऐसा रहता है कि उल्टियाँ ज़्यादा होती है, या वो कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर गोलियों पे रहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वुमेन रख सकती है या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वुमेन। और ये ऐसा भी नहीं है कि वुमेन के लिए मैंडेटरी है। अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप नहीं रख सकते, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रह सकते हैं तो अगेन इट्स ऑन यू। सबसे बेहतर ट्राइमेस्टर ये है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि 4th मंथ और 7th मंथ के बीच में है। तो आप ये ट्राइमेस्टर में रह सकते हैं, क्योंकि आपको आदत हो जाती है, तो आप खाना भी अच्छा कंज्यूम कर सकते। अगर आप मेडिकेशन पे है तो आपके डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब करिए आप कि क्या खा सकते हैं, कि रोज़ा रह सकते कि नहीं है। जो भी मेडिसिन्स है उनमें आप ऊपर नीचे करिए, या फिर डोसेस चेंज करवा लीजिए, या देखिए कि आपकी बॉडी उसमें रह सकती है रोज़े में कि नहीं। आप ऐसा भी कर सकते कि एक दिन रहिए, अगर आपको नहीं लग रहा कि आपकी बॉडी नहीं सह पा रही रोज़े को, क्योंकि अब प्रेग्नेंट रहते हैं, ज़रूरी है कि छोटे छोटे मील्स कंज्यूम करना चाहिए।
तो अगर आप ऐसा लग रहा कि आप एक दिन नहीं रह पा रहे, फिर बाद में आप गैप्स दे दीजिए, एक आध दिन रहिए, फिर बाद में फिर से लग रहा कि आप रह सकते हैं, आप कोप अप करना स्टार्ट कर दें आपके रोज़े से, तो आप रह सकते हैं बिल्कुल। और हमें ऐसे फूड्स लेना चाहिए जो कि नेचुरली हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, जैसा कि वाटर्स आप ले सकते हैं, ऐसे वाटर्स ले लीजिए जिसमें चिया सीड एंड वाटरमेलन जूस रहे, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से रोकता। और ये भी एक सुपर जूस है जिसको आप पी सकते हैं, आंवला का और बॉटल गॉर्ड लौकी, तो इसका जूस आप बना के पी लीजिए। ये नेचुरली आपको आपकी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन की तरफ नहीं लेके जाता। और प्रोटीन और कार्ब्स, प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन बेहतर जब होता है तब आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं उसके साथ, तो आप दाल चावल ले लें या फिर रोटी और दाल, ये आपको बेटर करता और आपकी नेचुरल जो अमीनो एसिड के लेवल्स रहते, रिक्वायरमेंट्स रहते, वो भी फुल करता। और आप इसके साथ साथ आपको पानी का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। ये पानी तो हर एक एज ग्रुप में ज़रूरी है, लेकिन तब आप प्रेग्नेंट है, वाटर कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए आपकी बॉडी में, ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए। और ये भी ज़रूरी है कि आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करें। अगर किसी को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोटी में रोल कर ले, या फिर अगेन आप जूसेस बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आपको एक सुपर ड्रिंक जो है, जो लीफी वेजिटेबल का है, वो है मिंट एंड कोरिएंडर जूस। वो एकदम आपको पानी पूरी का जो वाटर रहता उसके जैसा टेस्ट करता और पसंद भी आता आपको। आप उसमें माइल्ड सॉल्ट डाल दीजिए। मिंट एंड कोरिएंडर जूस इज़ द बेस्ट। सवाल जैसे अक्सर हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ है कि हमारे हैदराबाद तो ये खासकर एक हब बन चुका है इन सारी बीमारियों का, ब्लड प्रेशर और शुगर। तो अक्सर शुगर के मरीज़ में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, तो इस दौरान अगर वो मान लीजिए कि 13 घंटे का फास्ट रखते हैं, तो अपनी शुगर को भी कैसे मेंटेन करें और ये फास्ट का क्या मतलब पूरा कैसे करें। और अगर मान लीजिए कि उनको अपनी डाइट पूरी करनी है, तो वो किस तरह से और क्या डाइट ऐड कर सकते हैं, कि जैसे आपने वाटरमेलन का जिक्र किया या कुछ फ्रूट्स का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं इनमें शुगर रहती है, तो ये मरीज़ जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी देगी ये चीज़, और उनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? पहले एक डायबिटिक पेशेंट को अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना चाहिए और अपने डोसेस चेंज करना चाहिए कि रोज़े में तमाम, किसी लोगों थोड़े डायबिटिक पेशेंट में ये हो जाता है कि शुगर लेवल्स कम हो जाते हाइपोग्लाइसेमिक, और किसी में शुगर लेवल बढ़ जाते हाइपरग्लाइसेमिक हो जाता। तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें डोसेस में चेंज करना चाहिए कि क्या तरीके से हम लोग अपना रोज़ा बेहतर कर सकते, और जिससे हमें लेवल्स में अप डाउन नहीं होए और बेहतर तरीके से हम अपना रोज़ा संभाल के चल सकें। और फिर अब आ जाती डाइट की बारी। डाइट में आप अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता रहता स्लो और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोवाइड करता रहता। तो अगेन आप ये ले सकते कि जवारी रोटी ले सकते, और वीट, अभी जैसा डाइटिशियन शाइमा ने बताया कि आप कई किस्म के वीट एक साथ मिला लीजिए। वाइट वीट ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसमें ग्लूटेन रहता है, फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में। तो बेहतर ये रहता कि आप मिक्स कर लिए, आटा मिक्स कर लीजिए। और बेहतर सबसे पहले चीज़ ये है कि आप आपकी सहरी इस तरीके से शुरू करें, ज़ीरा वाटर से। ज़ीरा वाटर एक बेहतरीन है, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़ीरा वाटर ले सकते हैं आप, या नहीं तो फेनिग्रीक सीड वाटर, जो आप 3 घंटे तक पानी में डुबो के रख दीजिए। फिर बाद में सहरी इसी से शुरू करिए। फिर बाद में आपकी नॉर्मल जो डाइट है, जो आपको बेहतर तरीके से आपका रोज़ा रखने में आपको मदद करे, जैसे कि हर एक न्यूट्रिएंट्स के साथ। और ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल्स बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं मीठे से। तो आप मीठे पे थोड़ा कंट्रोल करें। सहरी में भी, इफ्तारी में भी, डिनर में भी मीठे की जगह आप फ्रूट्स खा सकते हैं। शाइमा, मैं आपकी तरफ आऊँगा एक बार फिर से। हम देखते हैं कि अक्सर हमारा जो रूटीन होता है रमज़ान में, वो पूरा बिगड़ जाता है, और अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मेरे जानने वाले हैं, और वो क्या करते हैं कि रात में देर रात तक जागते हैं और सहरी के बाद ही वो नमाज के बाद अपना सो जाते हैं, फिर वो पूरे दिन वो एकदम सुस्त भरी बॉडी के साथ में रहते हैं। ये पूरा रूटीन चेंज जब हो जाता है, तो अक्सर क्या, जैसे हम दिन में अक्सर देखते हैं कि सुबह का नाश्ता हम करते हैं,
फिर उसके बाद में दोपहर का लंच करते हैं और रात में डिनर कर लेते हैं। तो क्या इसको जो कुछ लोग रिवर्स कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि सहरी में उन्होंने वो कर लिया और ईशा की नमाज और तरावी के बाद में वो 12-1 बज जाते हैं, तो फिर वो एक बार दोबारा से एक तरह से रात का लंच वो कर लेते हैं और फिर सुबह में फिर से उसको सहरी के लिए वो हो जाते हैं। क्या ये ठीक है इस तरह का एकदम से रूटीन चेंज करना अपनी पूरी बॉडी के लिए? जी, रमज़ान के लिए हमें पहले से एक रूटीन बना के रेडी रखना चाहिए ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। और ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादा हैदराबाद में हमारे पास बहुत कॉमन। वो पूरे दिन सोते रहते हैं, रात में अपना वो पूरी जागते हैं जी। पूरी जागना है एंड दिन में काम भी सारे लेट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से एक रूटीन नोट डाउन करिए, पॉइंट करिए सब कुछ कि आपको किस तरीके से आपकी स्लीप साइकिल चलाना है। स्लीप साइकिल सबकी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ऑर्गन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आपकी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बेशक रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को सहर और इफ्तार के बीच रात मिल रही, इबादत के लिए मिल रही, नींद कंप्लीट करने के लिए भी मिल रही। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी सहर कंप्लीट हुई, उसके बाद में आप अपनी इबादत कंप्लीट कर ले, नमाज़ें पढ़ ले, उसके बाद आपके डेली रूटीन के काम भी होते हैं कि जो आप सोचेंगे कि ज़ोहर के बाद कर लेते, तो आप अपनी इबादत कंप्लीट कर ले, सहरी के बाद, फजर के बाद कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप ये देखें कि आप कुछ थोड़ा सा अपनी नींद भी कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स या उल्टी आने के चांसेस ऐसा कुछ ना हो, आप ये सब अवॉइड कर सकें। तो नींद आपकी बहुत ज़रूरी है और आप बीमार नहीं होंगे, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा इस तरीके से। क्या हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे जी अक्सर क्या बिल्कुल, होता है? वही थोड़ा सा आप ब्रेक लेंगे, ज़ोहर तक आप सो जाएंगे, देन आप उठ के अपने बाकी के दिन के काम कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़्तार की तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोज़ा है, इफ़्तार तो ज़रूरी है। नमाज़ें भी कई लोगों की मिस हो जाती है, तो हम ये फोकस करें कि हम टाइम टू टाइम अपनी इबादत को टाइम दें, अब हमारी नींद को भी टाइम दें, एंड देन इफ़्तार के बाद हम अपनी बाकी की नींद इबादत के बाद कंप्लीट कर सकते हैं, इशा के बाद, तरावी के बाद। यानी कि इशा के बाद सहरी के वक्त तक एक जी, सहरी के वक्त तक पूरा कर लीजिए और सहरी करने के बाद नमाज के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा नैप, जी वो ज़्यादा बेहतर होगा। यस, अब इफ़्तार के बाद आप इशा के बाद अगर तरावी के बाद थोड़ा टाइम अगर सो जाएंगे, वो रात का टाइम होता है, जो रात के टाइम में 2-3 घंटे या 4 घंटे की भी नींद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत गहरी डीप स्लीप में आप जाते हैं। जब डीप स्लीप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको इतनी टेंशन भी नहीं लेना है कि मेरी नींद हुई या नहीं। एंड यस, रमज़ान में सैक्रिफाइसेस हमें करना है, एंड नींद और फास्ट तो बहुत ज़रूरी है। नींद हम 4 घंटे की बहुत ज़्यादा है एंड हम वीक फील करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा दोपहर के टाइम नैप ले सकते हैं या फजर के बाद नाप ले सकते हैं। इस तरीके से हम तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारी नींद की जो रिक्वायरमेंट है या कंप्लीट कर सकते हैं, एंड हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर हम ये रूटीन पहले से फॉलो करके ना रखें और रात तमाम हम जाग रहे हैं कि कब कुछ देर में उठना है, सहरी में उठना है, रात तमाम जाग रहे हैं, तो आपकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होगा। आप पूरा रोज़ा लेज़ीनेस के साथ ही गुजारेंगे एंड अनईज़ी फील करेंगे, हैवीनेस फील करेंगे, एंड एक सर के दर्द की प्रॉब्लम होंगी, आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो सकती है। ऐसे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आपको जाना पड़ सकता है अगर आप रात की नींद थोड़ी भी नहीं ले रहे। एटलीस्ट 2 घंटे भी हो सके आपसे, तो आप नींद अपनी रात के टाइम लेने की कोशिश करिए। आखिर में क्या आप सजेशन देना चाहेंगे सभी रोज़ेदारों के लिए और किस तरह से वो अपने आप को बेहतर फील कराएं? जी बस यही फॉलो करिए कि आप अपनी नींद की मिनिमम रिक्वायरमेंट एक 5 आवर्स कंप्लीट करिए, ताकि आपका रोज़ा भी अच्छे से गुजरे, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, एंड अगर अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी तो आगे हम बीमार पड़ के हमारे रोज़े भी मिस कर सकते हैं। तो ये देखना है कि हम अपने रोज़े मिस ना करें, और इस तरीके से अच्छी डाइट के साथ और इसके साथ स्लीप के साथ अच्छी डाइट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी खा लेंगे, और तो आप अनईज़ी फील करके आपको तब भी नींद नहीं आएगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही, या गला आपका जलता है, वॉमिटिंग्स के जैसा आप फील करते हैं कि आप वॉमिट करने वाले हो, तो उस स्टेट में भी आप नींद अपनी कंप्लीट नहीं कर सके, आप बेचैन रहें।
मैम आप क्या कहना चाहेंगे ये सभी रोज़ेदारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अपने रोज़े आसानी से गुजारने के लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि सब जने ये मोटिव रखते कि रमज़ान आने वाला है, हमें इसमें बेहतरी करना है। एक मोटिव से चलते कि वेट लॉस करना है, या फिर जो लोगों का वेट गेन करना है वो वेट गेन करना चाहते हैं, एक मोटिव रहता है, लेकिन एक सही गाइडेंस नहीं मिलता उनको कि किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते कि हाँ हम डाइट करेंगे, सहरी इफ्तारी में ये खाएंगे, फिर बाद में अगेन वो मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। एक होप नहीं रहती क्योंकि सही गाइडेंस नहीं रहता, सेल्फ प्रैक्टिस रहती वो। और सेल्फ प्रैक्टिस करने में ये भी होता कि देखा देखी डाइट्स करते वो लोग, यूट्यूब से ले लेते या फिर या किसी और की डाइट्स वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हर एक का बॉडी अलग अलग रहता है, तो उनके रिक्वायरमेंट्स भी अलग रहते हैं। उसी हिसाब से हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो उनकी बॉडी एनालाइज करने के बाद ही उनके लिए क्या सही है वो डाइट फॉलो करना चाहिए उनको, ना बल्कि देखा देखी डाइट्स। और सेहतमंद रहने के लिए रमज़ान में जैसे कि हम दोनों ने बताया आपको कि हर एक न्यूट्रिएंट्स पे रोशनी डाली है आपकी ये बॉडी में आपके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये फाइबर सब ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके बॉडी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रहे कि नहीं, आपकी नींद पूरी हो रही कि नहीं। और गाइडेंस के लिए तो वेलिज़ा वेलनेस हमेशा आपके सपोर्ट के लिए है। ऑल यू नीड टू डू इज़ डायल 9494378609 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए, कंसल्टेशन लीजिए एंड बी द फैमिली ऑफ वेलिज़ा वेलनेस। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शाइमा और डॉक्टर उमैमा, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंसिफ टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, डाइट के साथ साथ आप अपनी नींद को भी मेंटेन करें। जैसे कि शाइमा ने और उमैमा ने दोनों ने आपको बताया डाइट किस तरह से लेनी है। हमने कोशिश की है कि आपको जो है सहरी के वक्त क्या लेना है वो भी हमने कोशिश की कि हमारे डॉक्टर साहब को बता पाएँ। इफ्तार में किस तरह से ठंडे पानी से बचना है, अगर ठंडे पानी से बचना है तो उनकी जगह क्या हम ऐड कर सकते हैं, ये भी हमने कोशिश की आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। तो मुंसिफ टीवी की तरफ से आप इस सभी को रमज़ान की मुबारकबाद। और आप कोशिश करें कि 30 के 30 या जितने भी रोज़े हों आप आराम से रखें, पूरे सेहतमंद रहें और अपना ख्याल रखिए। बाकी मुंसिफ टीवी कोशिश करता रहेगा कि लगातार आपके जो भी सवाल हमारे पास आएंगे वो हम और दूसरे एपिसोड्स में उठाते रहें। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।